बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल। और आज हम जो बात करेंगे वो एक इतना ही कॉमन इशू है जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट जो है वो इन कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। किसी भी फंक्शन में या किसी भी जगह पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी एक रिपोर्ट तो देखना। जब से आपके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन आए हैं तो अब से लाइफ इतनी इजी हो गई है कि लोगों के पास रिपोर्ट्स जो है ना वो हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों के पास मोबाइल होता है। किसी भी जगह आप वॉक पे उनको मिल लें, आप किसी शॉपिंग मॉल में मिल लें, किसी फंक्शन में चले जाएं या किसी सीएमई कॉन्फ्रेंस में हम हो या हॉस्पिटल में हो या क्लिनिक्स पे हो या किसी मार्केट में हो, तो लोगों को पता हो कि ये डॉक्टर है तो वो क्या करते हैं कि वो मोबाइल से निकालते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट देखना ज़रा, ये मैंने अपने अल्ट्रासाउंड करवाया था। कुछ कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखना जनाब मेरे ना इसके अंदर मैंने मेरी जो है ना जनाब इसके अंदर एक रिपोर्ट है। तो हम जब वो रिपोर्ट देखते हैं, कोई कहता है जी मैंने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है, कोई कहता है मेरे ब्लड टेस्ट हुए हुए हैं। तो लोगों ने बेशुमार जो है ना वो इस तरह की रिपोर्ट्स हमें दिखाना शुरू करते हैं। अब उसमें से ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो आजकल मैं देख रहा हूँ वो ये होती हैं कि लोग फैटी लिवर का शिकार हैं। फैटी लिवर क्या है कि जिगर के ऊपर जो है वो चर्बी की एक तह चढ़ी हुई है। और जब वो जिगर के ऊपर चर्बी की तह चढ़ती है तो लोगों के माइंड में ये होता है कि जिस तरह ये मैंने शर्ट जो पहनी हुई है रेड कलर की, हमारे यहाँ एक लेमैन का, एक आम आदमी का ये ख्याल है कि जिस तरह का ये कपड़े का रंग है इसी तरह जो हमारा जिगर है वो लाल सुर्ख होना चाहिए, जिस तरह वो तरबूज का कलर देखते हैं। तो लोगों को ज़्यादातर ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरे जिगर के ऊपर जब चर्बी की तह चढ़ गई है तो अब इसका जो रेडपन है वो छुप गया है, ऊपर से इसके वाइट किस्म की चर्बी चढ़ गई या येलो शेप की। तो अब ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, अब मेरा जिगर खून नहीं बनाएगा। लोगों का माइंड यही है कि जिगर जो है वो खून बनाता है। और लोग फिर इसको लेके इतने कंसर्न होते हैं, इतने डिप्रेसिव और इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो उनके हाथ में रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, स्कैन किए होते हैं डिफरेंट किस्म के। और वो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हम कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं जी मैंने रिपोर्ट करवाई और उसमें आया कि जनाब आपको फैटी लिवर है। और फैटी लिवर में भी कई जगह पे ये लिखा होता है ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। अब जब उनको ये पता चले कि मुझे फैटी लिवर भी है और ग्रेड 3 का है तो पेशेंट की हालत जो है वो बड़ी डिप्रेसिव होती है। हम फिर क्या करते हैं कि पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में बिठा के काउंसल करते हैं कि देखें अगर आपको फैटी लिवर हो गया और वो ग्रेड 1 का है, 2 का है या 3 का है, तो फैटी लिवर तो है। अब हमने इसकी लाइफ मॉडिफिकेशन कैसे करनी है और इसको रिवर्स कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर हो गया और अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, अब जनाब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और आप जो है ना वो अपने आप को मज़ीद डिप्रेशन में डालें और इस तरह जो है वो अपने ऊपर तनाव पैदा कर लें और फिर आपका जो बाकी वो मानदा ज़िंदगी है उसको भी आप अजाब बना दें या बाकी फैमिली को भी डिस्टर्ब करें। तो आप ये देखें कि फैटी लिवर हुआ क्यों, काजेज़ ऑफ फैटी लिवर क्या है, रूट कॉज इसके क्या है, बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, बीमारी की तशखीस क्या है। तो जब आपने इसके सिम्टम्स, अलामतें, तशखीस ढूंढ ली तो फिर इसका इलाज भी आसान हो जाता है। तो हमारे यहाँ चूँकि रोटी जो गंदम का इस्तेमाल है, वीट का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे वाइट पॉइजन जो है जिसको हम चीनी है, चावल है या इस तरह का आटा है जो वाइट आटा है या मैदे से बनी हुई चीज़ें या बेकरी आइटम्स, इनका जब बेदरेग इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेंट्रल ओबेसिटी आती है। सेंट्रल ओबेसिटी आने से क्या होता है कि आपकी टमी निकलती है। जब आपका टमी निकलता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के ऑर्गन के ऊपर फैट जमा होता है, तो विजुअलर फैट भी आती है। फिर इस तरह जो आपकी सबकुटेनियस फैट है वो तो है ही है। एक तो ओवरऑल आप मोटे हैं यानी आप हेल्दी हैं लेकिन आप खूबसूरत नजर आते हैं, वो मोटापा एक और कैटेगरी का है। एक कैटेगरी का वो मोटापा है कि आप ओवरऑल तो नॉर्मल हैं लेकिन आपकी जो टम्मी है, आपका जो पेट है, सेंट्रल जो ओबेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है। पेट का नीचे वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ या अपर साइड के ऊपर आपका अपर बेली फैट है या लोअर बेली फैट है, ये दोनों फैट ही खतरनाक होते हैं। अब हमने देखा है कि फीमेल्स के अंदर भी लोअर बेली फैट बहुत ज़्यादा है और मेल के अंदर अपर बेली फैट बहुत ज़्यादा है। एक ड्रम और जो अपना ढोल जितना पेट निकाला होता है जब हमारे पास लोग आते हैं तो फिर आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो खाता ही कुछ नहीं, मैं तो खाती ही कुछ नहीं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर भी ये हो गया। तो हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं खाती? अगर आप नहीं खाती तो ये कंडीशन कैसे हुई? तो पता चलता है कि 4-4, 3-3 रोटियां और 2-2 पराठे, खमीरियां, नान, इस तरह के लोग नाश्ते करते हैं और फिर फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई ब्रेकफास्ट किया, उसमें आपने 2 पराठे ले लिए, चाय ले ली, अंडे ले लिए, दही ले लिया, कुछ स्वीट डिश खा ली, बाज़ लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने ये 2000 या 1500 कैलोरीज तो आपने ले ली,
अब उसके पास आपकी आउटपुट कुछ भी नहीं है। यानी आप गए दफ्तर में बैठ गए, 2-3 घंटे आपने कंप्यूटर पे काम किया, फिर आपने चाय पी है, साथ में आपने कोई फास्ट फूड ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, कोई फ्रूट चाट ले ली, दही भल्ले ले ली, इस तरह की चीज़। 2-3-4 घंटे गुजरे, फिर आपने खाना शुरू कर दिया। तो सुबह से लेकर शाम तक फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़ीरो है। जब फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़ीरो है और आपका जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, यानी आपकी बॉडी में अगर कोई 1800-2000 कैलोरीज की ज़रूरत है पर डे और आपने 2500-3000 ले रहे हैं और आपने उसमें कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा कि आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर चर्बी जमा हो जाएगी। वो आपके जिगर पे हो, वो आपके इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द हो, वो आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन के ऊपर डैमेजिंग करे, वो आपके हार्ट के इर्द गिर्द हो जाए या आपके गुर्दों पे, किडनी के इर्द गिर्द हो जाए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आपको ये पता चले कि आप फैटी लिवर में कन्वर्ट हो गए हैं या फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 जो भी है, अल्ट्रासाउंड पे आ गया, अब आपने क्या करना होता है कि आपने लैब इन्वेस्टिगेशन में अपना एक टेस्ट करवाना होता है, LFT, लिवर फंक्शनल टेस्ट। उसके साथ ही आपने हेपेटाइटिस के बाकी टेस्ट भी देख लेने होते हैं, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब आपको फैटी लिवर हो, इस दौरान में आपके लिवर के जो एंजाइम हैं वो भी सम टाइम रेज भी हो जाते हैं या उसकी पोजीशन में कुछ कमी पेशी आ जाती है, तो वो देखना होता है। फिर साथ में आपने अपनी बॉडी के वाइटल साइन, जिसमें हमने आपका ब्लड प्रेशर है, आपका रेस्पिरेटरी रेट है, आपकी पल्स है, टेम्परेचर है और शुगर है, वेट है और हाइट है, ये चीज़ें जब हम आपकी देख लेते हैं तो इन चीज़ों को देखने के बाद फिर ये फैसला हो जाता है कि अब हमने आपका जो ट्रीटमेंट लाइन लेनी है वो क्या लेनी है। मेडिकेशन है, लाइफ मॉडिफिकेशन है, आपकी डाइट हैबिट्स को बदलना है, या हमने आपको किस पैटर्न के थ्रू आपको ठीक करना है। तो रिवर्सल ऑफ फैटी लिवर जो है उसके लिए आपको रोटी, नान, खमीरी, पराठा, बेकरी आइटम और वाइट पॉइजन जिसमें चीनी है या जितनी भी ऐसी चीज़ें जिसमें कोलाज हैं, ड्रिंक है, मिल्क शेक हैं, किसी भी फ्रूट का जूस है, ये सारी चीज़ें आपने मुकम्मल तौर पे बंद करनी होती है। इसके साथ लोगों का अगला सवाल आता है कि डॉक्टर साहब अगर मैं जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए खाऊं तो क्या खाऊं। उसमें हम उनको ये कहते हैं कि आपने सिंपल पानी 8 से 12 गिलास पर डे लेने हैं और सिप सिप करके आराम आराम से पानी पीना है। एक ही दफ़ा पूरा गिलास पानी नहीं पीना, आराम आराम से पानी पीना है और पूरे दिन में 12 से 14 गिलास पानी पीना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना विदाउट शुगर। उसमें कोई कावे के अंदर किसी तरह का कोई शहद, कोई गुड़, कोई शक्कर, कोई चीनी कुछ नहीं डालना। इसी तरह अगर चाय के बगैर आप नहीं रह सकते, आपको एडिक्शन है, तो चाय भी विदाउट शुगर लेनी है और चाय लेनी है, ना कि दूध पत्ती। इसी तरह ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक चने जो भुने हुए होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड में आप जो है वो ककम्बर यानी खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, कैरेट वगैरह, मूली। फिर इसके अलावा बंद गोभी है, शिमला मिर्च है। ये वो चीज़ें हैं जिसका आप एक बड़ा बॉल बना के इसको बॉयल भी कर सकते हैं। बॉयल करके इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत मसाला यूज़ करके भी इसको थोड़ा टेस्टी भी बना सकते हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी मौसमी फल जो कि सस्ता हो, नॉर्मल हो और मौसमी फल हो, फ्रेश हो, ताज़ा हो, उसके छोटे 2 पीस जो है वो डेली बेसिस पे ले सकते हैं। इसी तरह सिट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छल्ली भुनी हुई आपको मिलती है या जो आग के अंदर आपको स्टीम की हुई मिलती है, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह आप जो है इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेट फिर भी नहीं भरता और मेरे अंदर डिमांड पैदा होती है कि मैं रोटी खाऊं, तो आप जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि जौ का दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं, चिया सीड पानी में मिक्स करके वो ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, और इसी तरह काले चने का सालन जो है वो शोरबे वाला बना के वो ले सकते हैं। चिकन को जो है वो स्टीम करके वो ले सकते हैं। फिश जो है वो खाई जा सकती है। मटन जो है वो 50 से 100 ग्राम पर डे अगर आप खाना चाहें, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल कम से कम रखना है। बनास्पति जो घी होते हैं इनका इस्तेमाल कम से कम रखना है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंपकिन सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेसमन सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह जो है वो आप क्लोव वाटर यानी लौंग वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, ना कि ऐसा ना हो कि जिगर पे चर्बी होती है और लोग हमारे पास आके कहते हैं मैं तो गन्ने का रस पी रही हूँ, मैं तो जूस पी रही हूँ, मुझे तो किसी ने कहा तुम जूस ज़्यादा पियो, गन्ने के रस पियो, तुम रोटी छोड़ दो। देखिए अगर आपने रोटी छोड़ दी और उसके साथ अपने डिफरेंट किस्म के जूसेस के थ्रू फ्रुक्टोज जो है वो बॉडी में इंटर करना शुरू कर दी, तो उससे तो फैटी लिवर मजीद बढ़ेगा। जब फैटी लिवर मजीद होगा तो आपका जिगर जो है वो काम करना छोड़ जाएगा। जिगर का बेसिकली काम एक प्रोटेक्शन है आपकी बॉडी की, जो कि जो भी आप खाते हैं
वो जिगर जो है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, तो फिर आपकी बॉडी में जाके यूटिलाइज होता है। तो जिगर की भी एक अपनी जो है वो उसकी कंडीशन है कि एक लिमिट तक वो एक चीज़ को बर्दाश्त करता है, जब वो उससे हैवी हो जाती है तो फिर वो उसको लेना छोड़ देता है। इस तरह क्या होता है कि अगर फिर भी आपकी भूख नहीं, आप बॉयल एग का इस्तेमाल करें। 2 से 3 उबले हुए अंडे आप रोज ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 का फैटी लिवर है तो उसमें आप कोशिश करें कि विदाउट योग जो है वो एक अंडा विद योग ले लें, और 2-3 अगर लेना चाहें तो विदाउट योग लें। अगर आपको ऐसा नहीं है ग्रेड 1 की है और बाकी चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, भूख को कवर करना है, तो 1-2-3 अंडे भी आप उबले हुए खा सकते हैं, जर्दी समेत भी खा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये भी टेस्ट नहीं देता, तो आप क्या करें कि वेजिटेबल को ब्रीक ब्रीक क्रश करें, और फिर एक एक जो छोटा टीस्पून होता है वो ऑलिव ऑयल का या इसके अलावा कोई देसी घी का इस्तेमाल करें, और एक जो आपका एग बनाने वाली जो आपका बर्तन होता है या किसी भी चीज़ में आप बनाते हैं, फ्राई पैन के अंदर वो डालें, और उसमें क्या होता है कि 2-3 अंडे डाल दें और वेजिटेबल जो है वो क्रश करके बारीक डाल के उसकी एक रोटी बना लें, और वो इस्तेमाल करके भी आप अपना पेट भर सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में जब आप आएंगे तो 45 से 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है, और ये वॉक आपने खुले एरिया में करनी है, यानी किसी ग्राउंड में हो, किसी ग्रीन बेल्ट पे हो, किसी खुली ऐसी जगह हो जहाँ पे खुली सड़क हो, फ्रेश एयर्स हो, जो भी आपके पास एरिया अवेलेबल है, कोई ग्राउंड है, कोई पार्क है, कोई ग्रीन बेल्ट है, कोई अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, कोई आपके पास फार्म हाउस है, या अगर आपके पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है तो आप ओपन अपनी छत पे जाके भी ये वॉक कर सकते हैं। और वॉक हमेशा होती है उसको हम ये कहते हैं कि ऐसी वॉक हो कि आपकी बॉडी को पता चले कि मेरे साथ कुछ हुआ है, यानी आपकी बॉडी को पसीना आए और बॉडी का आपका सांस फूले, तो ये वॉक है। हमारे पास आके लोग ये क्या करते हैं, तो मैं तो सारा दिन काम करती हूँ या मैं सारा दिन काम करता हूँ, तो हम उनको कहते हैं आप एक जगह चलते हैं, दूसरी जगह रुक जाते हैं, 2 मिनट चले, 3 मिनट रुक गए, तो ये वॉक नहीं है। तो 45 मिनट यानी 45 मिनट से लेके 60 मिनट मिनिमम कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। इससे ऊपर अगर आप चाहें तो आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपको फैटी लिवर से रिवर्स कर सकती हैं, यानी बचा सकती हैं। तो इसलिए फैटी लिवर जो है वो कोई इतना, हम उसको ये नहीं कह सकते कि अगर आपको कोई फैटी लिवर हो गया तो आप जनाब इसका इलाज नहीं है, आप बस दवाइयाँ खानी है और ये वो। दवाई तो हम सिम्टोमेटिक देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नोजिया है, वॉमिटिंग है, मैदे में कोई अल्सर है, डायरिया है, बुखार होता है, या इसके साथ कोई कंडीशन है, तो उसकी मेडिसिन दी जाती है। फैटी लिवर के लिए समटाइम मेडिकेशन जो है वो आपकी काउंसलिंग करके कुछ मेडिकेशन ऐड करनी पड़ती है, डिपेंड ऑन योर पोजीशन, कि उस वक्त आपकी करंट सिचुएशन क्या थी, या आपका जो फिजिशियन है या जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उसने क्या आपको देखा, क्या फील किया, और उसके मुताबिक कौन सी मेडिसिन एडवाइस की, तो वो मेडिसिन आपने लेनी होती है। प्रॉपर कोई लंबी चौड़ी दवाई की जरूरत नहीं होती। आपको अपना डाइट पैटर्न बदलना होता है, लाइफ मॉडिफिकेशन करके आपने अपने आप को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना होता है, तो फिर जाके आपका फैटी लिवर जो है वो रिवर्स हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर के अंदर जब लोग आते हैं तो उनको फिर ये समझाना पड़ता है कि फैटी लिवर हुआ क्यों। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं रोटियां रोटियां तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं खाती, या कोई मेरी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट नहीं है, फिर भी फैटी लिवर हो गया। तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि अगर सारी उम्र आप ज़्यादातर जूसेस पी रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, कोई ड्रिंक ले रहे हैं, कोई भी इस तरह के आप ऐसे वाटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, या कोलाज हैं। डिफरेंट लोग कहते हैं कि मैं खाता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। फिर जब हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि रोटी आपने बिल्कुल बंद करनी है। क्योंकि रोटी इसलिए बंद करवाते हैं कि एक कम से कम अगर आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं चाय के कप के अंदर, वो तो 1 चम्मच होगा, लेकिन रोटी के अंदर 8 से 10 चम्मच चीनी का कंटेंट होता है, और जिससे आपके जिगर के ऊपर चर्बी का तनासर जो है वो मजीद बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए जो है वो जिगर की जो चर्बी होती है, इसको रिवर्स करने के लिए जौ का आटा या बाकी चीज़ें जो मैंने पैटर्न बताई हैं, ये सबसे ज़बरदस्त काम करता है। अब फैटी लिवर होने से पहले आपकी बॉडी आपको क्या साइन देती है? समटाइम ये होता है कि सांस फूलना शुरू हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया यानी इनडाइजेशन, निज़ाम इन्हज़ाम का ठीक ना होना, पेट का फुलाव हो जाना, फ्लोटिंग होना, गैस होना, एसिडिटी है, गर्ड है, या मैदे के मसाइल बार बार अगर होते हैं तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। जब आपकी बॉडी आपको साइन दे रही होती है कि आपका जो निज़ाम इन्हज़ाम है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा और इस तरह आपका मैदा जिगर ठीक नहीं है, तो लोग इस कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि मैं खाती तो सब कुछ हूँ, या मैं खाता तो सब कुछ हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे खाया पिया लगता ही नहीं है।
कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं खाता फिर भी मेरी बॉडी फैलती है। तो हमें ये देखना होता है कि इनकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। कि समटाइम ये होता है कि आप खा तो रहे होते हैं कम, लेकिन ये उस कैटेगरी या उस स्टैंडर्ड का नहीं खा रहे होते जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चली जाती है। आपकी बॉडी में आपकी गर्दन, इसका जो हिस्सा है वो आपको ब्लैकिश नजर आना शुरू होगा, फेस पे बहुत ज्यादा एक्नी आना शुरू हो जाएंगे, वॉट बनना शुरू हो जाएंगे, मोके बनना शुरू हो जाएंगे, स्किन टाइट्स होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह आपकी अंडर एक्जिला यानी आपकी जो नीचे है बाजुओं के अंडर वाला हिस्सा जो है, या अंडर ब्रेस्ट जो है, या आपकी जो बेल्ट वाली जगह होती है, या अंडर लेग जो आपका एरियाज है, इन सारी जगह के ऊपर आपकी ब्लैकिश या स्किन जो है वो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो ऐसे साइंस होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं। एक तो आपके बॉडी ऑर्गन का बढ़ जाना यानी बेली फैट, तो मैंने बता दिया कि कॉमन जो इसकी अलामत है वो बेसिकली है बेली फैट। जब पेट का तनासब बढ़ जाए तो आप समझें कि आप फैटी लिवर में कन्वर्ट हो चुके हैं या आप हो जाएंगे। तो आपको फौरी तौर पे इसको कम करना होता है। कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो वो आपको एक साइन देता है कि अपने आप को ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल बदलें। अब हमारे यहाँ फैटी लिवर को लोग इतना सीरियस भी नहीं लेते। फैटी लिवर को सीरियस ना लेने के नुकसान क्या होते हैं? नुकसानात ये होते हैं कि आपको फैटी लिवर हो गया और आपने कहा नहीं कोई नहीं, ये तो चर्बी है चली जाएगी, लेकिन आपने अपना लाइफस्टाइल ना बदला, खाना पीना, तौर तरीका, चलना फिरना, उठना बैठना, इसको अगर आपने नहीं बदला तो आप ये समझते हैं कि फैटी लिवर ये चर्बी चली जाएगी। वो चर्बी नहीं जाएगी, उससे फिर आप कन्वर्ट हो जाएंगे, सोराइसिस के अंदर चले जाएंगे, आपको सिरोसिस हो जाएगा और डिफरेंट किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है आपकी बॉडी में। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती हैं कि ऐसी जहाँ पे आपकी बॉडी सेल जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, वो डायरेक्टली हो जाते हैं, और वो बीमारियाँ फिर आपको वो जॉइंट पेन भी काज कर सकती हैं, वो आपके गैस्ट्रिक अल्सर भी कर सकती हैं, पेट के मसाइल भी बना सकती हैं, और इस तरह के आपके हाइट के और बाकी सारे इश्यूज भी आ सकते हैं। तो लिहाजा फैटी लिवर जब आपको हो जाता है तो उसको सीरियस लेना होता है, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, अपनी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपना डाइट प्लान बनाएं और उसके मुताबिक आप अपनी डाइट को रखेंगे तो आपकी बॉडी में जमा शुदा चर्बी जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी एनर्जी के अंदर, और इस तरह आपका फैटी लिवर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होता है कि फैटी लिवर के साथ लोगों के कई मसाइल आना शुरू होते हैं। समटाइम लोगों को सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फैटी लिवर है, सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट निकल आया, अब सांस के मसले शुरू हो गए। जब सांस के मसले शुरू होते हैं लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का हाई होना वो नॉर्मल होता है उस वजह से जब आपकी चेस्ट के ऊपर प्रेशर बन रहा है और आपका पेट रिलैक्स नहीं हो रहा, तो ब्रेन गट कनेक्शन जो है वो, जब ब्रेन, ये कहा जाता है कि जो पेट है ये आपका एक दूसरा दिमाग है, यानी एक सेकंड ब्रेन है। वो इसलिए कहा जाता है कि पेट अगर रिलैक्स नहीं है तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है। सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो जनरेट होती हैं या वो बनती हैं, पलती हैं आपके पेट के अंदर से, क्योंकि आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन पेट के अंदर है। तो पेट की हिफाजत या पेट की सफाई ये इतनी ही ज़रूरी है जितना कि आप ये कहते हैं कि जिस्म और रूह का ताल्लुक होता है। इस तरह जो आपका पेट और ब्रेन है, यानी जो आपका इंटेस्टाइन और गट ब्रेन और गट कनेक्शन है, ये इतना ही ज़रूरी है जितना आपका जिस्म का रूह और जिस्म का ताल्लुक होता है। तो इसलिए पेट का नॉर्मल होना, पेट का प्रॉपरली जो है वो रिलैक्स होना, ये रिलैक्स होने से मुराद पेट में गैसेस ना बने, पेट का साइज ना बढ़े, पेट के अंदर चर्बी का तनासब ना बढ़े, और आपको रिलैक्स जो है वो स्टूल पास हो, आपकी गैसेस जो हैं वो प्रॉपरली उनका अखराज हो, और पेट में सेंट्रल ओबेसिटी ना आए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको फैटी लिवर से भी बचा सकती हैं, आपके गुर्दों के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करेंगी, और आपको दिल के मसाइल से भी बचा सकती है। इसके अलावा ये होता है कि कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनका बेली फैट भी नहीं निकला होता लेकिन फिर भी फैटी लिवर आ रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि सेंट्रल ओबेसिटी तो नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ ही इस बंदे की खुराक और बाकी पैटर्न ठीक नहीं है, जो कि जिगर के लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। समटाइम हमने देखा कि हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो आपकी हर इंसान की डिफरेंट होती है। कुछ लोग ये सारा कुछ खाते हैं वो मोटे नहीं होते, और कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा भी खाते हैं तो उनके ऊपर इफेक्ट होता है और वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं और उनका पेट निकलना शुरू होता है। तो इस तरह हर पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं, लिहाजा हर पेशेंट की हिस्ट्री अलग होती है। कोई भी चीज़ या कोई भी डाइट प्लान या कोई भी खाना वो आपका अपने कंसल्टेंट से मशवरा किए बगैर करना, वो आपको डेफिशिएंसीज में भी डाल सकता है, यानी वो आपको मिनरल डेफिशिएंसीज भी कर सकता है और आपको हाइपरटेंसिव भी कर सकता है। तो लिहाजा अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट किए बगैर किसी भी तरह का डाइट पैटर्न, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फैटी लिवर की मजीद इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं कि आज हमने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर फैटी लिवर के ऊपर बात कर रहे हैं। जिगर पर चर्बी के तनासब का बढ़ जाना फैटी लिवर है, और फैटी लिवर की काजेज़ के ऊपर हमने बात की कि क्यों होता है, और फैटी लिवर्स की फिर आगे जो अलामतें हमने आपको बताई कि जो जो अलामतें लोगों में महसूस होती हैं, उसमें से जो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं वो ज़्यादातर पेशेंट के अंदर ये होता है कि पॉसिबल सिम्टम्स जो है वो उनके ऊपर आना शुरू होते हैं। तो उसमें हमने ये देखा है राइट अपर एब्डोमिनल में उनको समटाइम हैवीनेस फील होती है, यानी राइट साइड के ऊपर। जिगर बेसिकली आपका होता कहाँ पे है? जो आपकी रिब्स यानी पसलियां हैं, इसमें जो राइट साइड जो सीधी साइड है, इसकी जो आखिरी पसली होती है, जो आखिरी रिब्स होती है, उस पसली के नीचे थोड़ा सा ऊपर करके ये आपका जिगर है राइट साइड पे, यानी सीधी साइड के ऊपर। अब सम टाइम ये आपको लगे कि जब आपको फैटी लिवर होना शुरू होता है तो आपको इस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, सीधी साइड के ऊपर आपको हैवीनेस फील होती है, यानी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ वजनी सा है, यानी मेरे पेट की इस साइड के ऊपर बोझ सा ज्यादा पड़ रहा है या खिंचाव इस साइड पे ज्यादा रहता है। तो ये फैटी लिवर की भी एक अलामतों में से एक अलामत है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि साथ ही फटीग होना शुरू हो जाती है, यानी आपको सुस्ती, काहली, वीकनेस, वो उस तरह की बॉडी जो है ना एक्टिव नहीं होती जिस तरह बॉडी को एक एनर्जेटिक होना चाहिए। तो नॉन एनर्जेटिक यानी आपकी बॉडी के अंदर फटीग महसूस होना, वीकनेस महसूस होना, या वो वाला फ्रेशनेस ना आना, सब कुछ खाने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर वो रिलैक्सपन ना होना, ये भी फैटी लिवर की एक अलामत हो सकती है। इसी तरह हम देखते हैं कि लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी समटाइम हमें देखते हैं भूख का कम लगना। समटाइम ऐसा भी होता है कि लोग फैटी लिवर में कन्वर्ट होते हैं, ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो फैटी लिवर की एक अलामत ये भी होती है कि भूख कम लग रही है, बंदा मोटा ताज़ा है लेकिन उसको भूख भी कम हो गई है, यानी उसकी भूख का तनासब जो है वो कम होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ नोजिया, यानी दिल मतलाना, वॉमिट की कैफियत रहना, दिल मतली मतली होना, बेचैन सा होना, कुछ खाया हो तो खाते ही बाहर की तरफ आ जाना, ये भी उसकी अलामत में से एक अलामत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एब्डोमिनल जो पेट की सेंट्रल कैविटी है, ये एक बिल्कुल अपसेट सा रहना, यानी इसके अंदर आपको डिस्कम्फर्ट होना, यानी आपको डिस्कम्फर्ट रहना कि मेरा पेट जो है ना वो हर वक्त मुझे अजीब सी फीलिंग देता है, मुझे इसके अंदर कोई कंफर्ट जोन में मैं नहीं जा रहा, डिस्कम्फर्ट सा रहता है। तो ये भी एक अलामत होती है। एडवांस स्टेज के अंदर क्या होता है जाके कि जब ये जिगर की कैफियत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो आपको फिर क्या होता है, जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी पीला यरकान कहते हैं, आंखें पीली हो जाना, रंग पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ साथ ही फिर जो है वो आपको असाइटिस भी शुरू हो जाती है, यानी एक तो आपको जॉइंटिस हुआ, जॉइंटिस के साथ ही अगर आपने लापरवाही की, जैसे कि हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से डिफरेंट किस्म के जो ट्रीटमेंट है उनको अपनाया जाता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि साथ में फिर आपके पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, यानी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है, जो हार्मोनल चेंजिंग है, वो सारी साइकिल उसका ख़राब हो जाता है। उस साइकिल ख़राब होने से क्या होता है कि पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, और आपके जिगर के इर्द गिर्द या आपके इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द पानी जमा होता है, और पेट आपको और हैवीनेस होती है, और फिर आपके हाथ पाँव स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं एडीमा, यानी हाथ पाँव के ऊपर सोजश हो जाना, जब दबा के छोड़ें तो आपको लगे कि यहाँ पे सोजश हो गई है, पाँव पे हो गई, आपकी आइज़ के नीचे नीचे हो गई, चेहरा आपका जो है ना वो स्वेल होना शुरू हो गया, बॉडी पार्ट स्वेल हो गए, पेट स्वेल है, पाँव स्वेल हैं, बॉडी पूरी स्वेल है, फेस स्मेल है, फेस के ऊपर जो है वो स्वेलिंग है। तो ये जो सोजश आपकी बॉडी की किसी जगह पे जाहिर होती है, तो ये भी बताती है कि आपको लिवर के कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर हमें ये लिवर की तरफ जाना पड़ता है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हमें जब इन्वेस्टिगेशन की तरफ हमने जाना होता है तो लेबॉर्ट्री टेस्ट में हम ज़्यादातर जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं वो हमारा होता है ALT AST। जब हम LFT करवाते हैं तो उसके अंदर ये दोनों टेस्ट आ जाते हैं। अगर अलग से भी करवाना चाहें तो ALT और AST का टेस्ट जो है ना ये ब्लड से होता है। इसी तरह हम जो है वो सीरम बिलिरुबिन ये भी देखते हैं। बिलिरुबिन भी देखना पड़ता है कि इसकी क्वांटिटी या जो इसकी मुकदार है वो कितनी रेज हुई है। फिर इसके साथ एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें हम आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के तनासब को देखते हैं कि उसमें आपका LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना होता है। फिर साथ में हमें फास्टिंग ब्लड शुगर भी करानी पड़ती है कि अगर कोई बंदा मोटा भी है और फैटी लिवर में कन्वर्ट भी हो चुका है तो इसकी ब्लड शुगर पे एक तो हम ये होता है कि ब्लड शुगर फास्टिंग हमने BSF कर ली, फिर RBS कर ली कि रैंडम ब्लड शुगर हमने चेक कर ली, वो तो ग्लूकोमीटर से या बाकी टेस्ट से आपने कर लिया। अब एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने में इसकी बॉडी सेल्स के अंदर और बॉडी में ग्लूकोज का तनासब किस मुकदार से रहा, तो उस टेस्ट को HbA1c कहते हैं और वो टेस्ट भी हम करके देखते हैं। और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि साथ ही हमें
सीरम फेरिटन भी देखना पड़ता है उसमें कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी ना हो गई हो, इमेजिंग भी करनी पड़ती है, समटाइम पेट के एक्सरे भी करवाने पड़ सकते हैं। तो पेट के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं फैटी लिवर को डायग्नोज करने के लिए। फिर हम इसके साथ साथ देखते हैं, जैसे हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में हमने ब्राइट लीवर, फिर उसके साथ ही फाइब्रोस्कैन भी करना पड़ता है, और फिर उसके साथ हम देखते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई और ये बाकी जितने भी टूल्स हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लिवर बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारी वो स्टेजेस हैं फैटी लिवर की कि जिसके ऊपर हमें बात करनी होती है, और फिर हमें लोगों को इस बात के ऊपर समझाना पड़ता है कि आपको अगर ये मसला है तो क्यों है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि नॉन अल्कोहलिक जो इसकी स्टेटोहेपेटाइटिस होता है, इसके ऊपर भी हमें बात करनी पड़ती है। तो इसमें हमें फाइब्रोसिस भी हो सकता है, यानी अगर आपने देखा कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं फैटी लिवर में और लिवर जो है वो काम प्रॉपर नहीं कर रहा, तो इसकी जो अगली स्टेजेस होती हैं वो ये होती हैं कि आपको फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस, फाइब्रोसिस और लिवर कैंसर। ये 3 ऐसी मेजर पे बीमारियां होती हैं कि हमें फिर इसको फाइब्रोस्काइन और बाकी सारी चीज़ें करके उसको देखना तो पड़ता है, लेकिन ये 3 मेजर चीज़ें, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जब आपको कोई फैटी लिवर हो जाए तो आपने अपनी डाइट और अपनी लाइफ दोनों में बैलेंस रख के आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद ही फिर हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर। जब वो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लोग हमें ये कहते हैं कि फैटी लिवर तो होगा भाई, इलाज क्या करना। आपने जो चीज़ें परहेज बता दिया, प्रिवेंशन तो आपने बता दी, लेकिन हमें इलाज भी करवाना है। हमारे यहाँ मुआशरे में ज़्यादातर लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता और मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बस हमें दवाई दे दें। तो अब हम जब इसकी दवाई के ऊपर बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि कंट्रोल डायबिटीज़, अगर शुगर है तो हमें शुगर की दवाइयों से शुगर को कंट्रोल करना है। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो हमें ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। और फिर हमें ये देखना होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मलाइज करना होता है। और साथ में हमने ये रखना होता है कि आपकी बॉडी में अगर कोई डेफिशिएंसी है, यानी विटामिन ई डेफिशिएंसी है, तो हमें विटामिन ई देना है आपको। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अगर इंसुलिन सेंसिटाइजर, जैसे कि हमें किसी जगह पे ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन बन ही नहीं पा रही या बॉडी के अंदर हार्मोनल कोई चेंजिंग है, तो उसको भी हमें प्रॉपर ट्रीट करना पड़ता है। अब फिर इसके साथ ये आता है कि सेल्फ मेडिकेशन तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी होती किसी भी तरह की। जैसे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म की आपको ऐसी एडवर्टाइजिंग मिलती है कि फ़लाँ चीज़ खा लें, 2 चम्मच से जिगर का इलाज, फ़लाँ फक्की ले लें, फ़लाँ जो है वो अर्क पी लें, फ़लाँ जो है वो आपने कुश्ता ले लें, कोई माजून ले लें, यानी फ़लाँ आप होम रेमेडी कर लें। तो ऐसे जिगर का ऐसे नहीं होता। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें और समझें कि जब आपको कोई बीमारी आ गई, वो किसी कावे से, किसी फक्की से, किसी माजून से, किसी इस तरह के टोटकों से नहीं जानी। उसको आपने प्रॉपर अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो ही उसने चेंज होना है। कैसे मुमकिन है कि मेरे जिगर के ऊपर चर्बी की तीसरी तह चढ़ गई और मुझे वो ग्रेड 3 की फैटी लिवर आ गया और मैं 2-4 कावे पीऊँ और वो ठीक हो जाए? ऐसा नहीं होगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, खाने पीने, उठने बैठने, सोने की तरतीब को ठीक करना है। जब आप ये तरतीब ठीक करेंगे, फिर 3 से 6 महीने में जाके आपकी बॉडी में चेंजिंग आना शुरू होगी। कोई जादू नहीं है कि 1 गिलास मैंने आपको दिया और कहा इसमें 1 चम्मच डाल के पिए और सुबह आप ठीक हो जाए। कॉमन सेंस की बात है कि ये मुमकिन नहीं है। ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग होती हैं, ये आपकी अपनी चीज़ें बेचने की सेल प्रमोशन होती है। इन चीज़ों से बचा करें। कोई भी दवाई आपको 1-2 दिन, 4 दिन के अंदर किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। हमेशा बीमारियों को ठीक होने में टाइम लगता है। जैसे कि आपकी बॉडी के जो सेल हैं, वो 90 डेज के अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आज जो मेरी बॉडी में सेल है, 90 दिन के बाद ये सेल ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे, नए बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई बीमारी आई है वो 3 महीने से पहले पहले 1 गोली या उससे चली जाए? हाँ, अगर कोई आपकी बॉडी में हल्का फुल्का पेन है या कोई दर्द है, वो तो 1 आधी दवाई से चला जाएगा। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई, यानी मोटापा आ गया, तो कैसे मुमकिन है कि एक अर्ग से मोटापा जो है ना वो हफ्ते में खत्म हो जाए? कैसे मुमकिन है कि 10 दिन में 25 किलो वजन कम हो जाए? ये ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। तो लिहाजा हकीकत को समझें, हकीकत को माने और फिर अपनी लाइफ को ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जब बात होती है तो लोग ये समझ रहे होते हैं शायद कपड़े शपड़े पहनना ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि मैं बैठता कैसे हूँ, मैं उठता कैसे हूँ, मेरा खाना क्या है, मेरा पीना क्या है, मेरा सोने और खाने का टाइम क्या है, और मेरी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें कब खानी है, खाने की टाइमिंग, चलना फिरना, उठना बैठना, अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिनाइज करना, ये बेसिकली लाइफ मॉडिफिकेशन है।
हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं या हमारी बॉडी का सिस्टम है, इसका अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बॉडी के अंदर जैसे मैदा है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का एक क्लॉक लगाया कि वो कौन से टाइम पे उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। हमारे जिगर का अपना एक क्लॉक टाइम है कि उसने कब जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन यानी अपनी क्लींजिंग, अपनी सफाई करनी है। इसी तरह आपकी जो आंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन है, उसका अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हार्ट का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपके किडनी का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपके माइंड का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। और आपकी बॉडी के हार्मोनल एक्टिविटी का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के ऑर्गन, आपकी बॉडी के सेल और आपकी बॉडी का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसने कब अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, उसका अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जब आप उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर कोई फर्क डालेंगे, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर ये है कि जैसे ही सूरज गरूब होगा, रात के अंधेरे आना शुरू हो जाएंगे, तो मेरी बॉडी में रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। यानी मेरी बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो रिपेयरिंग की तरफ चले जाएंगे, क्लींजिंग की तरफ चले जाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे, सफाई की तरफ चले जाएंगे। अब मैं उसमें लेट नाइट खाने खाऊंगा तो मैंने उस अमल को, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया। जिस टाइम पे मेरे जिगर ने डिटॉक्सिफाई करना था, मैंने उसको और खाना दे दिया। वो बजाय सफाई करने के वो उस खाने को यूटिलाइज करने पे लग गया, तो मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक को डैमेज कर दिया। इसी तरह मेरी आंतड़ियों का टाइम, सुबह के टाइम 6, 7, 8 के दरमियान मेरी इंटेस्टाइन का बायोलॉजिकल क्लॉक है कि उसने मूव करना है और उसने मेरे फाजिल मादों को बाहर निकालना है और मेरा स्टूल पास होना है। जब मैं सारी रात खाता रहा, मैंने उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रॉपर काम करने का टाइम ही नहीं दिया, तो मेरी इंटेस्टाइन जो है वो तो अगले खाने को लेने पे लगी रही, वो पुराने फाजिल मादे कैसे निकालती, तो आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में चले गए। इसी तरह आपके हार्ट को, जो आपका दिल है, उसका अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अब आपने खून की सप्लाई जो है वो उसको तेज ही इतना रखा और इतना खपा के रखा, इतना थका के रखा कि वो उसका बायोलॉजिकल टाइम के मुताबिक उसकी अपनी क्लींजिंग या सफाई नहीं हो पाई, तो उसका क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। इसी तरह आपकी बॉडी में आपका लबलबा है, उसका भी एक काम है कि उसने एक टाइम पे जो है वो इंसुलिन को निकालना है, जो सुपर हार्मोन्स है आपकी बॉडी में, जो कन्वर्ट करता है आपकी ग्लूकोज को एनर्जी में। तो जब आपने बार बार खाते रहे, उसको इंसुलिन बार बार रिलीज करनी पड़ी, तो आपने उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपकी बॉडी ऑर्गन का है, जब वो डिस्टर्ब होता है तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो लिहाजा खाने पीने, उठने बैठने, सोने, चलने फिरने का नाम लाइफ मॉडिफिकेशन यानी डिसिप्लिन है। अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो ये बीमारियां आपके ऊपर आनी है, जिसमें फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर यानी शुगर और दिल के मसाइल हैं, मेल इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, बेऔलादी के मसाइल हैं, मर्दाना कमजोरी के मसाइल हैं, और जिगर के मसाइल हैं, हेपेटाइटिस के मसाइल हैं, ऑटो इम्यून डिजीज के मसाइल हैं। इन सारे मसाइल की जो मेजर वजह है वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना है। तो लिहाजा अपनी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रॉपर काम करने दें। जब वो काम प्रॉपर करेगा और आप अपना खाना प्रॉपर खाएंगे, तो फिर आप फैटी लिवर जैसी और इस जैसी जितनी भी मूजी बीमारियां हैं उससे अपने आप को महफूज रखेंगे। इसी तरह हमने बात की कि स्लीप स्ट्रेस, कि आपके सोने का एक टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आपको 10 बजे तक जो है वो आपको सो जाना चाहिए। जब आप 10 बजे सोते हैं तो 10 से 2-3 के दरमियान वाला जो टाइम है ये आपकी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है, ये आपकी इंटेस्टाइन उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। अगर आप ये टाइम गुजार देते हैं और आप कहते हैं मैं दिन के टाइम सोता हूँ, तो दिन के टाइम के जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट है, और रात का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिफरेंट है, और दिन का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिफरेंट है। दिन वाले क्लॉक ने आपकी चीज़ों को यूटिलाइज करवाना है, और रात वाले जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसने आपकी डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लींजिंग और सफाई करनी है। तो जब आप किसी चीज़ की सफाई नहीं करेंगे और बार बार सामान उसमें डालते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि जब उसकी सफाई नहीं होगी और बार बार कचरा जमा होगा तो वो मशीनरी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह इंसानी मशीन है, उसका रात का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है और डे टाइम का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो इसको डिस्टर्ब ना होने दें, इसको नॉर्मल रखें। और ये नॉर्मल कैसे होगा? जब आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे खाएंगे और अपनी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो ये 35 से 40 मिनट मिनिमम, 45 to 60 मिनट, और फिर इससे ज़्यादा जितना भी आप चलें
तो ये अगर आप कंटिन्यू अपनी बॉडी में रखते हैं तो फैटी लिवर जैसी बीमारी जो है ये रिवर्स हो सकती है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि आपने एक तो 7 to 8 आवर्स स्लीप यानी सोने का जो टाइम है वो 7 से 8 घंटे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्ट्रेस रिडक्शन, इसमें क्या है कि आप योगा कर सकते हैं, आप फ्रेश एयर में जाके बैठें। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कि मुझे जॉइंट पेन का मसला है, बहुत मोटापा मेरे से चला ही नहीं जाता, हम उनको ये कहते हैं कि आप फ्रेश ऑक्सीजन लें, यानी किसी भी गार्डन में, बाग में, ग्रीन बेल्ट में, ग्राउंड में जाके बैठें और दरख्तों के पास बैठें, ग्रीनरी को देखें और फिर अपना जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करें, लंबे लंबे सांस लें, खुली जगह पे बैठें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। जब आप खुली ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं तो वो आपकी बॉडी को एक अच्छा मैसेज देती है, हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाती है और आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस से निकलती है और आप इस तरह नॉर्मलाइज होते हैं। फिर इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि फैटी लिवर में अब लोग ये पूछते हैं कि खाना क्या है। तो खाने के अंदर जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ आप जो फ्रूट है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्रूट के इस्तेमाल में जितने भी सस्ते फल और मौसमी फल होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए हेल्दी हो सकता है। लेकिन किसी भी फल का जूस या मिल्क शेक ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता जितना कि उस फल का खाना हो सकता है। इसी तरह आप होल ग्रीन्स उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। होल ग्रेन्स जब आप लेते हैं तो इसमें इसी तरह फिर आप लीन प्रोटीन जैसे जिसमें आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं और इसके साथ आप ऑलिव ऑयल, जिसकी मैं पहले बात कर सकता हूँ, ग्रीन टी कर सकता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी का जिक्र कर सकता हूँ। अवॉइड जो आपने करना होता है उसमें आपने तमाम किस्म की शुगर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, बेकरी आइटम्स हैं और फ्राइड जितनी भी, यानी ये आपको चिप्स वगैरह मिलती हैं, फ्राइड की, समोसा, पकौड़ा, ये इतनी जितनी भी ये खुराक होती हैं, डीप फ्राइज होती हैं जो तेल के अंदर से पक के आ रही होती है, इन सारी चीज़ों को मुकम्मल अवॉइड करना होता है। और इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं वाइट जो ब्रेड है, रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल कम करना होता है, अल्कोहल का इस्तेमाल कम करना होता है और फिर आपने कोशिश ये करनी होती है कि बेस्ट डाइट पैटर्न जो है वो आपका वो मेडिटेरियन डाइट होती है। मेडिटेरियन डाइट के अंदर आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ये ऐसा फल या ऐसी सब्जियाँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे हो, इनका आपने इस्तेमाल करना होता है, जिसमें सैलड वगैरह वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये उसी में शामिल होती हैं। इसी तरह फिर हम ये देखते हैं कि एनुअली आपने जो है वो अपनी ब्लड टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करवाते रहना होता है और किसी भी तरह की जो आपकी सेहत से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप लें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की भरपूर कोशिश करें और कोशिश करें कि साल या 3 महीने या 6 महीने के बाद अपनी बॉडी की लैब इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में मेजर जो चीज़ों में चेंज है वो क्यों आ रहा है। और अपनी बॉडी की लाइफ को बेहतर करने के लिए या आपकी लाइफ क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आपने 3 से 4 टेस्ट हमेशा याद रखने हैं: HbA1c, LFT, लिपिड प्रोफाइल, RFT और इसी तरह जो आपके कार्डियक एंजाइम है। ये 4 से 5 टेस्ट अगर आप सालाना करवाते हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो इंश्योर हो जाती है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उसको आप करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्यूरी हो, कोई थ्योरी हो, कोई सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार करें। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपके दिए गए कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगले प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया।